दोस्तों आजकल पता है दिक्कत क्या है? आजकल ना हर दूसरा बंदा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे फाइनेंस का ज्ञान दे रहा है। कोई कह रहा है कि आपको 100 में से अपनी एज माइनस कर लेनी चाहिए और जो भी नंबर आए सिर्फ उतना ही परसेंटेज स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए। तो कोई कह रहा है कि आपको अपना घर बार बेच देना चाहिए, एफडियां तुड़वा देनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कुछ नहीं लेना चाहिए और अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। अब दोस्तों इनमें से ज़्यादातर एडवाइसेस बुलशिट हैं। इनसे आपका फ़ायदा होगा कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन नुकसान ज़रूर होगा। तो आखिरकार हमें करना क्या चाहिए? प्लस आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई तुम बाकियों को कैसे बोल सकते हो, तुम भी तो YouTube पे फाइनेंस का ज्ञान दे रहे हो। तो बिल्कुल दोस्तों, बात करेंगे इस बारे में इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अब वो 100 माइनस एज वाली इन्वेस्टमेंट एडवाइस बेकार क्यों है? तो आप कितना पैसा स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं ये आपको आपकी एज से पता नहीं चलता, बल्कि आपके इन्वेस्टिंग बिहेवियर, आपकी एस्पिरेशंस और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर कोई 60-70 साल का रिटायर्ड प्रोफेशनल है जिसको अपनी इन्वेस्टमेंट से इतनी कमाई हो रही है कि उसका गुजारा चल रहा है, उसके बच्चे भी कमा रहे हैं और उसकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, तो अगर वो सिर्फ अपना 20 या 30% पैसा स्टॉक मार्केट में लगा के रखेगा तो इसमें उसका नुकसान है, क्योंकि उसको जो भी करना था उसने कर लिया, उसने अपनी लाइफ जी ली। वो अब अपने बच्चों के लिए और अपने नाती पोतों के लिए सेविंग्स कर रहा है और उनके पास अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। तो अगर वो अपने पैसे को कम इंटरेस्ट रेट पे लॉक इन कर देगा एफडी या बॉन्ड्स में, तो इसमें उनका नुकसान होगा, क्योंकि उतने लंबे टाइम में तो स्टॉक मार्केट से उसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। दूसरी तरफ अगर एक 25 साल का लड़का है जिसने अभी अभी कमाना शुरू किया है और वो अपनी शादी के लिए, घर के लिए पैसे जोड़ रहा है, तो अगर वो 100 माइनस एज वाला रूल फॉलो करके अपना 75% पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देगा और कल को मार्केट क्रैश होगा तो वो पैसा कहाँ से लाएगा? तो जो भी लोग ये 100 माइनस एज वाला रूल बताते हैं वो 100 माइनस आपकी एज नहीं कर रहे, बल्कि आपके IQ में से 100 माइनस कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी एज क्यों ना हो, आपको कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। लाइफ है यार, होने को कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम के लिए कुछ सेविंग्स होना, कुछ इंश्योरेंस होना ज़रूरी होता है। अब सवाल आता है कि भाई अगर 100 माइनस एज वाला रूल फॉलो नहीं कर सकते तो फिर कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए? तो दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने डिफेंसिव पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी के नाम से वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने 50-50 एसेट एलोकेशन रूल समझाया था। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए वही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है जिसमें उसको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और साथ में सेफ्टी भी बनी रहेगी। इसके बाद अब ये कैसे पता चले कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं या अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं? तो एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब देके आपको आपकी रिस्क प्रोफाइल पता चल जाएगी। पहला सवाल, आप सिंगल हैं या मैरिड? अगर मैरिड हैं तो आपका पार्टनर क्या करता है, कितने पैसे कमाता है? दूसरा सवाल, क्या आपके बच्चे हैं या होने वाले हैं? अगर हाँ तो कब से उनकी पढ़ाई में खर्चा होना चालू हो जाएगा? तीसरा सवाल, क्या आपके पेरेंट्स ने बहुत सारा पैसा आपके लिए कमा के छोड़ दिया है या आगे जाके आपको अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है? चौथा सवाल, किन चीज़ों की वजह से आपकी जॉब जा सकती है या फिर आपके करियर पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है? फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसी बैंक में काम कर रहा है या फिर किसी बिल्डर के यहाँ काम कर रहा है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से उसके करियर पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। पाँचवा सवाल, अगर आपका बिजनेस है तो आपके जैसे बिजनेसेस कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाते हैं बंद होने से पहले? छठा सवाल, कि क्या आपको हर वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट्स में से कुछ पैसा निकालना पड़ता है? और आखिरी सवाल, कि आप अपनी सैलरी के हिसाब से कितना पैसा मार्केट में खोने को तैयार हैं? इन सवालों से आपको आपकी रिस्क प्रोफाइल पता चल जाएगी और फिर आप उस हिसाब से अपने हिसाब से ये 50-50 एसेट एलोकेशन रूल को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। हालांकि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई ज़्यादा रिस्क ले सकता है तो वो अपना इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ा सकता है और इस रूल को थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। इसके बाद आपको उन इन्फ्लुएंसर्स की बात क्यों नहीं सुननी चाहिए जो अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में लगाने को कहते हैं? तो देखिए, आप जो भी लोग ऐसी बातें कहते हैं ना, उनकी नेटवर्थ चेक करिएगा गूगल करके। उनकी नेटवर्थ करोड़ों में होती है
और उनके पास कहीं ना कहीं इतना पैसा होता है कि कल को वो अगर हॉस्पिटलाइज हो जाए या फिर अचानक से उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़े तो वो अपनी सेविंग से ही काम चला सकते हैं। तो अगर आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है तो आपको एफडी भी करानी चाहिए, बॉन्ड्स भी लेने चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। अब ये सब समझने के बाद भी अगर कोई अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहता है तो उसे अपनी 1 साल की सैलरी किसी बैंक अकाउंट में जमा करके रख देनी चाहिए और आने वाले कम से कम अगले 20 सालों तक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। इसके अलावा 2 और कंडीशंस हैं। पहली ये कि उसने 2000 के बाद का बेयर मार्केट सरवाइव किया होना चाहिए और उस वक्त उसने अपने स्टॉक्स बेचे नहीं हो और स्टॉक्स खरीदे होने चाहिए और उसके पास अपने इन्वेस्टिंग बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए एक फॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए। तो अगर कोई ये सब कुछ कर चुका है वो अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा सकता है, वरना वो बेयर मार्केट आते ही पैनिक में अपने सारे स्टॉक्स बेच देगा और लॉस करेगा। कोई भी इंसान जो पिछले बेयर मार्केट में डरा था वो आगे आने वाले बेयर मार्केट में भी डरेगा और उस वक्त उसे अफसोस होगा कि काश उसने कुछ सेविंग्स की होती, कुछ एफडी में पैसा लगाया होता, कुछ बॉन्ड्स खरीदे होते। अब फाइनली वीडियो का मेन सवाल जिसके लिए आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि भाई मैं बाकी इन्फ्लुएंसर्स को गलत कैसे कह सकता हूँ जबकि मैं भी वही कर रहा हूँ। देखो कुछ लोगों के चेहरे पे कैसे मुस्कान आ गई। तो देखो यार, मैं किसी भी इन्फ्लुएंसर को बुरा नहीं कह रहा। हर इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपनी ऑडियंस को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे। इवन मैं भी यही कोशिश करता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों को जनरलाइज कर दिया जाता है कि सबके लिए ये सही है, सबको ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन कभी भी सबके लिए एक फाइनेंशियल एडवाइस सही नहीं हो सकती। सबकी सिचुएशंस, फाइनेंशियल कंडीशन और सोच अलग अलग होती है, तो सबको अपने हिसाब से देखना चाहिए कि उनके लिए क्या सही होगा। बाकी दोस्तों, जहाँ तक मेरी बात है तो मैं जो भी कंटेंट बनाता हूँ उसका सोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कि मुझे वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है और मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ या करने वाला हूँ। इसके अलावा जो स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोज़ होती हैं, जैसे मैंने एशियन पेंट्स पे वीडियो बनाई थी, रिलायंस पे वीडियो बनाई थी, उसमें मैं आपको अपनी नॉलेज के बेस पे चीज़ें एनालाइज करके बताता हूँ, इस डिस्क्लेमर के साथ कि कल को मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मार्केट है भाई, होने को कुछ भी हो सकता है, हर बार कोई सही नहीं होने वाला। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप भी अपनी तरफ से रिसर्च करिए, अपनी तरफ से चीज़ों को समझिए और उसके बाद ही कोई फैसला लीजिए। अब इसके बाद भी अगर किसी को डाउट हो तो आप चैनल पे जा सकते हैं, बाकी की वीडियोस देख सकते हैं और उसके बाद अपना ओपिनियन बनाइएगा कि मैं फ्रॉड हूँ या जेन्युइन। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।